नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित चलाई जा रही अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। दूसरा टॉपिक होगा रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरा टॉपिक होगा खिलाफत आंदोलन और चौथा टॉपिक होगा असहयोग आंदोलन। ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को। यहां पर आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा 1918 में भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी वीपी वाडिया ने। किसने की थी? वीपी वाडिया ने। और इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब यह प्रश्न उठता है कि जो 1918 में वीपी वाडिया ने प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की, उसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा उस मजदूर संगठन का नाम था मद्रास मजदूर संघ। तो इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जो मद्रास मजदूर संघ है, यह भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ, जिसकी स्थापना 1918 में वीपी वाडिया ने की थी। क्लियर? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किसने की थी? महात्मा गांधी ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए यहां पर एक प्रश्न जो प्रारंभिक प्रश्न बन सकता है कि जो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई वो कब हुई। तो याद रखिएगा कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना की गई वो स्थापना हुई 31 अक्टूबर 1920 को। कब हुई? 31 अक्टूबर 1920 को। तो आप याद रखेंगे कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई। इसको आप हिंदी में बोलेंगे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्लियर? अब यह प्रश्न उठता है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो याद रखिएगा ये जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसकी स्थापना एमएन जोशी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? एमएन जोशी के द्वारा। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना हुई। कहां पर हुई? तो याद रखेंगे बंबई में हुई। अब जो दूसरा प्रश्न उठ रहा है कि जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसकी स्थापना किसने की, अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा एमएन जोशी। किसने की अगर यह पूछा जाए तो एमएन जोशी आंसर होगा। लेकिन आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यदि आपसे पहले अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा विकल्प में दोनों नाम लिखा है। अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो यह प्रश्न गलत हो जाएगा। इसीलिए देखिए यह प्रश्न अधिकतर आयोग में पूछा गया है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर रहा हूं कि जो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसका हिंदी नाम है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में हुई और इसकी स्थापना एमएन जोशी साहब के द्वारा की गई। और ये जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वो लाला लाजपत राय हैं। यहां पर अगर आप पूर्व में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके पैटर्न को देखेंगे तो आयोग कई बार आपसे उपाध्यक्ष के नाम भी पूछ लेता है। तो याद रखिएगा इसके पहले अध्यक्ष तो लाला लाजपत राय थे, इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इसके उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। क्या नाम था? जोसेफ बैप्टिस्टा। याद रखेंगे इसके उपाध्यक्ष थे। और इसके महामंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा इसके महामंत्री थे दीवान चमन लाल बजाज। क्लियर है? तो याद रखेंगे भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा और इसके महामंत्री थे दीवान चमन लाल बजाज। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और एक बात और याद रखिएगा, इसके पीछे भी एक कारण है कि भारत में ये जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश हुआ वो क्यों किया गया, क्या ऐसी परिस्थिति बनी थी। तो याद रखिएगा 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत में जो श्रमिक संगठन थे उन्होंने मिलकर यह डिसाइड किया कि एक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हम लोगों को भी कर लेना चाहिए। तो उसी के परिणाम स्वरूप 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में स्टैब्लिश हुआ। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई तो आपका जवाब क्या होगा? 1919 में। यह पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई। तो देखिए मैंने अभी आपको पूर्व में बता दिया कि बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस या इसको कहेंगे अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई। तो मैंने आपसे कहा 31 अक्टूबर 1920 को। तो इस आधार पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। पूरी डेट याद रखेंगे 31 अक्टूबर 1920। और किसके द्वारा स्थापना की गई थी?
एन एम जोशी, किसके द्वारा? एन एम जोशी के द्वारा। और पहली अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा जा रहा है कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? आप देख रहे हैं इस यूनियन की जो अहमियत है, इसको इस तरह से देखिए कि कितने बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा 1929 की बात की जा रही है। तो 1929 में जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का सम्मेलन हुआ वो कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे नागपुर में। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात कि जो 1929 में नागपुर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है? किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए कई बार आपसे इस तरह के संगठन का शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो क्या बनेगा? AITUC। क्लियर है? AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्लियर है? और 1929 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो 1929 में नागपुर में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, इसी में इस संगठन का प्रथम विभाजन भी हुआ। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस सत्र में हुआ, तो आपका सीधा जवाब होगा 1929 के नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये 1929 का नागपुर अधिवेशन किसका है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। क्लियर? अगला चलिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो याद रखिएगा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एमएन राय। कौन थे? एमएन राय। तो यहां पर प्रश्न संख्या 6 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय एमएन राय थे। अब यहां पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि ये जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई, ये कब हुई और किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई वो मार्च 1919 में हुई। कब हुई? मार्च 1919 में हुई। और इस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना व्लादिमीर इलिच लेनिन ने की थी। किसने की थी? व्लादिमीर इलिच लेनिन ने। और रूसी पार्टी थी, इनके द्वारा इस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई। तो याद रखेंगे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी के द्वारा की गई थी। और भारत की तरफ से जो पहले भारतीय थे जो इस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने, वो कौन थे? एमएन राय। क्लियर? इस बात को ध्यान में रखेंगे। और एमएन राय ने जो सदस्यता ली वो कहां पर? मॉस्को में। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में हुए भारतीयों के समूह में मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के 1920 में स्थापना के लिए ताशकंद में जो भारतीय समूह गया था, उसमें मुखिया के तौर पर थे। कौन मुखिया के तौर पर थे? एमएन राय। तो याद रखेंगे मुखिया के तौर पर कौन थे? एमएन राय। और एमएन राय ने किसके साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो याद रखिएगा इसमें उनके साथ अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक शामिल थे। तो याद रखेंगे, और पूरी डेट क्या है? 17 अक्टूबर 1920। तो याद रखिएगा 17 अक्टूबर 1920 को एमएन राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में, कहां पर? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। क्लियर है? तो यहां पर जो ईयर है वो भी आप ध्यान में रखेंगे, कई बार इसको मैच करने के लिए भी पूछता है। तो स्थापना की एमएन राय ने, मुखिया थे एमएन राय, और इसमें सहयोगी का नाम भी आपसे पूछ सकता है। तो याद रखेंगे अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि कम्युनिस्ट का जो आंदोलन था या जो उसकी शक्ति डेवलप हो रही थी, इसी को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र रखा गया। और इसी षड्यंत्र जो रचा गया कानपुर में, इसी के आधार पर कम्युनिस्टों के ऊपर मुकदमा चला। इसी पूरे केस को आप कहते हैं कानपुर षड्यंत्र। तो यहां पर कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा किसके ऊपर चला? किस सहयोगी के ऊपर? तो याद रखेंगे साम्यवादी। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 8 का सी विकल्प से हो जाएगा। साम्यवादी आंदोलन के जो नेता हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया। किसके तहत? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा के तहत। अब जरा इसको यह समझ लीजिए कि जो कानपुर षड्यंत्र है ये कब की घटना है, आपसे ईयर भी पूछ सकता है। तो याद रखेंगे कानपुर षड्यंत्र 1924। और याद करिए पिछली एक क्लास में इसका आपको कालानुक्रम व्यवस्थित करने के लिए आया था, तो वहां पर कानपुर षड्यंत्र की ईयर की चर्चा हुई थी 1924। और आज आपने कानपुर षड्यंत्र को थोड़ा डिटेल में देख लिया। अब जरा यहां से कुछ और प्रश्न बने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि इसमें कानपुर षड्यंत्र में किसके खिलाफ मुकदमा था। तो याद रखिएगा ये जो 1924 का कानपुर षड्यंत्र है, इसमें एमएन राय थे, मुजफ्फर अहमद, अमृत डांगे, उस्मानी, गुलाम हुसैन, सिंगारा बेलू
चेहियार और रामचरण शर्मा, ये सभी लोग इसमें शामिल थे, लेकिन इसमें से एम एन राय उस समय विदेश में थे तो उन पर मुकदमा नहीं। उसी तरह सिंगारा वेलू चेहियार जो थे वो बीमार चल रहे थे, इसलिए उनको हटा दिया गया। और एम एन राय के साथ साथ रामचरण लाल शर्मा जो थे ये भी भारत में नहीं थे, तो इसलिए ये भी दूर थे। तो जो 4 लोगों को पेश किया गया उनके नाम बस आप याद रखिएगा। उसमें नलिन गुप्ता थे, उस्मानी थे, डांगे थे और मुजफ्फर अहमद थे। देखिए यहां से प्रश्न बना है और आपको याद रखना पड़ेगा इनके नाम। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखेंगे 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल का गठन एम एन राय ने किया था। क्लियर? तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प सही हो जाएगा। और अभी एम एन राय के संदर्भ में आपने क्या पढ़ा था कि 17 अक्टूबर 1920 को एम एन राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। वो कब की घटना थी? 1920 की। और इस पार्टी की स्थापना रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 किसके द्वारा? एम एन राय। तो जैसे एम एन राय का नाम याद आए वैसे इन दोनों पार्टी का नाम आपको बिल्कुल क्लियर कट याद होना चाहिए। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। आपसे पूछा जा रहा है कि सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो याद रखिएगा ये जो सौमेंद्र नाथ टैगोर थे इनके द्वारा जो दल बनाया गया उसका नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्या था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल किसके द्वारा स्थापित किया गया? सौमेंद्र नाथ टैगोर। क्लियर है? देखिए ये जो क्रांतिकारी साम्यवादी दल है कई बार ऐसा देखा गया कि इसके इंग्लिश नाम को देवनागरी लिपि में लिखकर पूछ दिया गया, तो उस समय थोड़ा सा वो अटपटा लगता है ये पढ़ा नहीं गया है। तो याद रखिएगा क्रांतिकारी साम्यवादी दल को कहते हैं रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्लियर है? रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिखा रहे या क्रांतिकारी साम्यवादी दल लिखा रहे, सीधे आपको रिलेट करेंगे सौमेंद्र नाथ टैगोर साहब से। क्लियर? अब यहां पर देखिए इस प्रश्न का एक और पक्ष ये है कि सौमेंद्र नाथ टैगोर ने क्रांतिकारी साम्यवादी दल अर्थात रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी? तो याद रखेंगे 1934 में। कब की थी? 1934 में। देखिए ये सब फैक्चुअल प्रश्न है। क्लियर है? तो इसमें आपको डेटा याद रखना होगा। अगर आपको लगे कि कोई डेटा आप याद नहीं है, आपको पता नहीं है, तो तुरंत आप अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि लास्ट टाइम में आप इसका क्विक रिवीजन कर सकें। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, एच.वी. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की? तो याद रखिएगा अब ये किस केस के बारे में चर्चा हो रही है? ऑप्शन देखते हैं। ये चर्चा की जा रही है INA मुकदमा, ऑप्शन ए में लिखा है। ऑप्शन बी में लाहौर षड्यंत्र लिखा है। ऑप्शन सी में मेरठ षड्यंत्र मुकदमा है और ऑप्शन डी में लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये जो चर्चा अभी हम लोगों ने मेरठ षड्यंत्र मामला देखा था कि जो मेरठ षड्यंत्र मामला था इसमें क्या हुआ कि 33 श्रमिक संगठनों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। क्लियर? और इसमें क्या था? इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई थी। क्लियर? ये जो शब्द लिखा गया कि किसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई, तो वो कौन था? मेरठ षड्यंत्र। और इसमें चर्चा ये हुई कि प्रोफेसर अभी आइंस्टीन का नाम, वेल्स का नाम, हेराल्ड लास्की का नाम, इन सभी लोगों का या रूजवेल्ट का नाम, इन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की थी। किसकी? मेरठ षड्यंत्र मुकदमे की। क्लियर? और ये मेरठ षड्यंत्र मुकदमा हुआ कब था? ये जो ड्यूरेशन था ये 1929 से 1933 तक। कब से कब तक? 1929 से लेकर 1933 के बीच। तो याद रखेंगे 1929 से लेकर 1933 के बीच मेरठ षड्यंत्र मामला था। इस मामले के तहत 33 श्रमिक नेताओं के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इस घटना का पूरे विश्व में चर्चा हुई और जो कुछ प्रमुख लोग थे उन्होंने इसकी कटु आलोचना की। आलोचकों में प्रोफेसर आइंस्टीन, वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट, ये सब प्रमुख नाम थे। क्लियर हो गया? अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो याद रख लीजिएगा ट्रेड यूनियन आंदोलन का जो क्रांतिकारी चरण था वो 1926 से 1939 के बीच माना जाता है। किसके बीच? 1926 से 1939 के बीच। तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो ये ट्रेड यूनियन आंदोलन का जो क्रांतिकारी चरण था 1926 से 1939 तक, इसमें कौन प्रमुख नेता थे? तो प्रमुख नेता में आप एम.एन. राय का नाम याद रखेंगे। इसी के साथ साथ अभी डांगे का मैंने जिक्र किया, शौकत उस्मानी का नाम याद रखिएगा, मुजफ्फर अहमद का नाम, ये सभी जो लोग थे ये क्रांतिकारी चरण के नेता थे। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और आगे के जो टॉपिक हैं वो इससे बैकग्राउंड भी रखते हैं। क्लियर? तो याद रखेंगे इस टॉपिक के प्रॉपर एक वे में आप फॉलो करेंगे। यहां पर प्रश्नों की श्रृंखला को देखें तो यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न है इस टॉपिक का वो पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रायोजन था। तो देखिए रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था, इस प्रश्न का आंसर करने से पहले हम लोग उस परिस्थिति को देख लेते हैं कि किस परिस्थिति में
अंग्रेजों के द्वारा रॉलेट एक्ट लाने का निर्णय लिया गया, उनकी क्या स्थिति थी, उनकी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने ये डिसाइड किया, और इसका प्रभाव क्या था, इसको जरा संक्षिप्त में आप देखिए। देखिए, जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। आप सभी इस बात से परिचित है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ चढ़ कर लिया, और जब ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में बिजी था तो उस समय उसका यह भी ध्यान था कि ऐसा ना हो कि भारत में जो क्रांतिकारी एक्टिविटीज हैं वो काफी प्रभावी ढंग से होने लगे और स्थिति हमारे हाथ से निकल जाए। इस बात की भी चिंता थी क्योंकि उनका पूरा ध्यान प्रथम विश्व युद्ध में था। इस चिंता को दूर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पारित किया। वो एक्ट क्या था? तो उस एक्ट का नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। क्या था? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। याद रखिएगा, ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 था, इसको जब लाया गया तो ये डिसाइड किया गया कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा तो उसकी समाप्ति के 6 माह तक ये जारी रहेगा। यही हुआ भी, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, 6 माह तक जारी रहा। उसके बाद भी इस बात पर अंग्रेजों में चिंतन हुआ कि अब जो एक्टिविटीज होंगी क्रांतिकारियों के द्वारा उसको कैसे नियंत्रित रखा जाएगा। तो इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी गई जिस पर सलाह दे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में जो इंडियन क्रांतिकारी हैं उनकी जो एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो एक कमेटी बनती है और उस कमेटी के हेड होते हैं सिडनी रॉलेट। कौन थे? सिडनी रॉलेट। और सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी बनी और इस कमेटी का जो मेन रिकमेंडेशन था और जो मेन चिंताएं थी, और इस कमेटी को यह भी कहा गया था कि आप इस बात की भी जांच करिएगा कि जो भारतीय क्रांतिकारी हैं उनकी क्या एक्टिविटी चल रही है। तो उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में कहा कि यहां पर जर्मन सरकार और रूसी बोल्शेविक के साथ इन लोगों के संबंध हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 आया था इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देना चाहिए। ये रिकमेंडेशन था किसका? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी उसका। अब देखिए, ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को आगे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया, इसी का जो नाम परिवर्तित किया गया वो पड़ गया क्या? रॉलेट एक्ट। क्लियर है? यानी जो रॉलेट एक्ट है ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का ही विस्तारित रूप है। यहां पर एक बात और मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि जो रॉलेट एक्ट है इसका वास्तविक नाम ये नहीं है, इसका वास्तविक नाम है अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। क्या नाम था इसका? अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। क्लियर? ये इसका मूल नाम था, लेकिन चूंकि ये सिडनी रॉलेट की कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये एक्ट रहा था तो इसलिए इसका नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट। क्लियर? ये बात आप समझ गए। अब इस परिस्थिति के बाद अब आप प्रश्नों को जरा करिए तो आपके दिमाग में एक रॉलेट एक्ट लाने का एक पूरा चित्र आपके सामने। अब प्रश्न आप करेंगे तो उसमें सहजता होगी। अब पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट लाने का प्रायोजन क्या था, तो अब ये स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, रॉलेट एक्ट को अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? और ये जो रॉलेट एक्ट था इसका ऐसा प्रावधान किया गया कि अगर अंग्रेजी सरकार चाहे जिसको भी मात्र शंका के आधार पर बिना मुकदमा चलाए उसको जेल भेज सकती है। इस तरह के उसमें प्रावधान भी किए गए थे। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ। तो अभी हमने चर्चा की कि रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू हुआ, तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प से हो जाएगा और इसका मूल नाम अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो याद रखिएगा, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो कब पारित हुआ? 1919 में। और इस अवधि में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट जब पारित किया गया तो उस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। यदि हम लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल की बात कर लें तो इसका जो ड्यूरेशन था वो कब से कब तक था? तो ये था 1916 से लेकर 1921 तक। क्लियर है? 1916 से 1921 तक था, इसी बीच में 1919 पड़ता है। तो आपने कहा कि जब रॉलेट एक्ट 1919 आया तो उस समय भारत में वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। सी विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का सुझाव दिया था या लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने के आंदोलन चलाने का जो सुझाव है वो स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा दिया गया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 का आप डी विकल्प आंसर करेंगे। क्लियर है? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में श्रद्धानंद ने कहा कि लगान न देने का आंदोलन चलाना चाहिए। अब देखिए, ये तो आपने एक सुझाव देखा स्वामी श्रद्धानंद का। इसी तरह से कुछ और एक्टिविटीज भी हो रही थी, जैसे वायसराय की काउंसिल में जो भारतीय थे उन्होंने इस्तीफा भी दिया रॉलेट एक्ट के विरोध में। अब उसमें कौन लोग शामिल थे? तो उसमें टी एन शर्मा थे,
मदन मोहन मालवीय साहब थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे और मजहर उल हक थे। इन लोगों ने वायसराय की काउंसिल से इस्तीफा दिया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि रॉलेट एक्ट के विरोध में वायसराय की काउंसिल से किन भारतीयों ने इस्तीफा दिया, तो उनका नाम याद रखेंगे, वीएन शर्मा, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और मजहर उल हक। क्लियर? इनके नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं। देखिए आ गया प्रश्न, सेम प्रश्न आ गया जिसको मैं अभी शुरुआत में एक्सप्लेन कर रहा था, हालांकि उसका ये इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, जो अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट है, इसी को हिंदी में कहते हैं अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कई बार इंग्लिश टर्म को देवनागरी लिपि में पूछ लिया जाता है, तो आप जरा उसके इंग्लिश टर्म से भी परिचित होते चलेंगे। मैं जहां पर आवश्यकता रहेगी मैं आपको स्वाभाविक तौर पर इंट्रोड्यूस करता चलूंगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट जो 1919 है, इसको सामान्य तौर पर क्या कहते हैं, तो चर्चा हो चुकी है, इसी को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। अब देखिए रॉलेट एक्ट के अन्य नाम की बात हो रही है, तो याद रखिएगा अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 अर्थात द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के अतिरिक्त रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कौन सा है, तो आपका जवाब होगा रॉलेट एक्ट। क्लियर? क्यों? क्योंकि मैंने इसका प्रावधान बताया था कि इसमें यह प्रावधान किया गया कि जब चाहे शंका मात्र के आधार पर बिना मुकदमा चलाए, इसमें क्रांतिकारियों को जेल में बंद करने का प्रावधान था। क्लियर? ध्यान रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आप सभी को पता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब देखिए यहां पर जालियांवाला बाग हत्याकांड की कैसे हुआ, इसके पीछे का क्या सिनेरियो था, जैसे आपने रॉलेट एक्ट के संदर्भ में समझा था, उसी तरह जरा इसका भी बैकग्राउंड समझिए। आप सभी को यह तो पता चल गया कि रॉलेट एक्ट लागू हो गया था 1919 में और इसे पारित किया गया था मार्च 1919 में। ठीक है, तो ये मार्च आप ध्यान रखेंगे, मार्च 1919। उसके बाद जब ये रॉलेट एक्ट लागू हुआ, तो इस रॉलेट एक्ट के विरोध में जो प्रतिक्रियाएं हुई, उसमें जो प्रमुख प्रतिक्रिया थी वो गांधी जी की थी। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल की। कब की? 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल की गांधी जी ने। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। और इसी क्रम में 9 अप्रैल 1919 को यह सूचना मिली कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये क्रांतिकारी एक्टिविटीज आगे बढ़ रही थी, तो 11 अप्रैल को पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब जरा सीक्वेंस को समझिएगा, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल, उसके बाद उसी क्रम में 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी, और उसके बाद 11 अप्रैल को पंजाब में मार्शल लॉ। 13 अप्रैल को 1919 को, जिस दिन वैशाखी का दिन था, उसी दिन जालियांवाला बाग में इस गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा हुई। इस सभा में कि जब सूचना मिली उस समय के जनरल डायर को, अब जनरल डायर का भी पूरा नाम क्या था? रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। तो जनरल डायर वहां पहुंचा और उसने देखा कि ये तो एक बहुत बड़ी सभा हो रही है। उसने बिना अलार्म किए गोली चलवा दी, और जब गोली चलवाई तो इसी में कई लोगों की हत्याएं हुई। इसी को आप जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। क्लियर है? तो ये बात आप समझ गए। और उसके बाद इस 13 अप्रैल 1919 के बाद 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाया था, इसको वापस भी ले लिया अपना। क्लियर है? तो ये पूरा सिनेरियो था जालियांवाला बाग हत्याकांड के होने के पहले और रॉलेट एक्ट लागू होने के बाद। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 6 का सी विकल्प से हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में? तो देखिए मैंने अभी आपसे कहा था कि जो गांधीवादी सत्याग्रह हुआ था किसके लिए हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह के लिए। तो इसको जो नाम रखा गया तो उसका क्या पड़ गया? रॉलेट सत्याग्रह। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए जैसे यही प्रश्न पूछा गया, अगर आपको ये पूरी कहानी के रूप में अगर मैंने जो अभी बताया ये अगर आप समझे हुए हैं, तो इस तरह के प्रश्न अगर उससे कोरिलेट करके बनाए जाएं तो प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। भाई सीधी सी बात है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है? तो सीधी बात है कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल किया, तो उसको नाम क्या पड़ गया? रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो शहर का नाम याद रखिएगा, अमृतसर में। कहां पर? अमृतसर में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों जमा हुए थे लोग? अब स्पष्ट हो गया कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों जमा हुए थे? क्योंकि पंजाब के 2 ऐसे लोकप्रिय नेता थे। एक नेता का नाम था सत्यपाल और दूसरे नेता का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू।
इन दोनों लोगों की जब गिरफ्तारी की सूचना मिली तो उसी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प सही हो जाएगा, किचलू और सत्यपाल की बंदी के विरोध में। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, आपसे पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस किया। अब देखिए इस प्रश्न में ही एक प्रश्न छुपा है और वो प्रश्न पूछा भी गया। क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कि जो नाइट की उपाधि वापस की गई थी वो किस के विरोध में की गई थी। तो याद रखेंगे किसके विरोध में की गई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, उसमें जो अत्याचार हुए उसके विरोध में नाइट की उपाधि वापस हुई थी। एक तो ये प्रश्न बन गया। अब ये जो दूसरा मूल प्रश्न यहां पर है कि नाइट की उपाधि किसने वापस की, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर। तो ये पूरी बात याद रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस करने का निर्णय लिया। क्लियर। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर साहब के अलावा भी कुछ उपाधियां वापस हुई, जैसे गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, वहीं जमनालाल बजाज ने भी अपनी उपाधि वापस की। क्लियर। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया। तो याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया। किसने दिया था? शंकरन नायर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे शंकरन नायर। तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 का सी विकल्प से हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर के ऊपर गोली किसने चलाई, उनको किसने गोली से मारा। तो याद रखिएगा यहां पर नाम आएगा ऊधम सिंह का। क्लियर है। ऊधम सिंह ने लंदन में गोली चलाई और कब चलाई? 13 मार्च 1940 को। और किसको मारा? तो सर माइकल ओ डायर को। तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच कमेटी की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था। तो याद रखिएगा ये जो जालियांवाला नरसंहार हुआ 13 अप्रैल 1919 को, उस पर कांग्रेस जांच कमेटी की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने के लिए महात्मा गांधी को चुना गया था। ठीक है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 13 का बी विकल्प सही हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1919 में जो ये जालियांवाला बाग कांड हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए अभी जब रॉलेट एक्ट का मामला आया था तो उस समय भी चर्चा हुई थी कि उस समय वायसराय कौन था, तो आपने कहा था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और उसके बाद उसके जब ड्यूरेशन की बात हुई तो उसका ड्यूरेशन कब से कब तक डिसाइड हुआ था? 1916 से 1921 तक। ठीक है। तो याद रखेंगे जब 1916 से 1921 तक था ड्यूरेशन लॉर्ड चेम्सफोर्ड का, तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मैं इसके ड्यूरेशन को इसलिए बार बार आपको रिकॉल करा रहा हूं कि ताकि अगर आगे भी कोई क्वेश्चन बने और किसी ड्यूरेशन किसी घटना के संदर्भ में ये पूछा जाए कि वायसराय कौन था, तो अगर आपको ड्यूरेशन मालूम है तो तुरंत आप उसको कोरिलेट कर ले जाएंगे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 का ए विकल्प सही हो जाएगा। देखिए ये जो श्रृंखला चलाई जा रही है इसके पीछे एक उद्देश्य है कि प्रीवियस ईयर या अन्य आयोगों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको तो देखा ही देखा जाए, साथ ही साथ उसको 360 डिग्री में ऐसा कवर किया जाए कि जो आगामी प्रश्न बन सकते हैं उनको भी कवर किया जा सके। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि हंटर योजना आयोग जो था उसकी नियुक्ति की गई थी किस संदर्भ में। तो याद रखिएगा जो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी वो की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो उस घटना के लिए जांच कमेटी बनी उसका नाम क्या पड़ा था? हंटर कमीशन, यानी हंटर आयोग। तो प्रश्न संख्या 15 का बी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यह तो स्पष्ट हो गया कि भाई हंटर आयोग बना था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। यहां पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो हंटर कमेटी बनी थी इसमें भारतीय सदस्य कौन था। अगर आपको पता होगा तो ठीक, नहीं पता होगा तो तुरंत नोट डाउन करिएगा। हंटर कमीशन में जो भारतीय सदस्य थे इसमें CH सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, तीसरा नाम था सुल्तान अहमद खान। ये 3 लोग इसमें शामिल थे, CH सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। क्लियर। याद रखेंगे प्रश्न संख्या 15 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग हादसे में ब्रिगेडियर कौन संबंधित था। तो याद रखिएगा जालियांवाला बाग हादसे में जो ब्रिगेडियर जनरल था वो कौन था? जनरल डायर। और इसका पूरा नाम क्या था? रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। पूरा नाम क्या था? रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। क्लियर। तो यहां पर प्रश्न संख्या 16 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में इनका सही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। क्लियर। अब देखिए आपको एक पूरा ये जो टॉपिक है पूरी एक कहानी स्टोरी के रूप में बताया गया है, जरा देखिए कि वो उपयोगी हो रही है कि नहीं आपको।
पहला लिखा है जालियांवाला बाग नरसंहार, दूसरा स्टेटमेंट है डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनना, और तीसरा है 1919 का अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन। तो याद करिए, मैंने आपसे कहा था कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल किया। उसके बाद ये सूचना मिली कि 9 अप्रैल 1919 को ये सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू साहब की गिरफ्तारी हो गई है, और 11 अप्रैल को पंजाब में मार्शल लॉ लगा, और 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्लियर? तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि सबसे पहले यहां पर क्या कंडीशन बनेगी। सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल की बंदी होगी, उसके बाद जालियांवाला बाग नरसंहार होगा, और जो ज्यादातर अधिवेशन कांग्रेस के होते थे वो सितंबर, अक्टूबर या उसके बाद दिसंबर तक होते थे। तो इसको आप ले जाइए तीसरे में। तो जो आपका सही कूट बन रहा है वो क्या बन रहा है? 2, 1, 3। क्लियर है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 का। और अगर मान लीजिए कि यही दो घटनाएं भी अगर आप पहला दूसरा भी सही कोरिलेट कर गए कि सत्यपाल की गिरफ्तारी और उसके बाद जालियांवाला बाग, तब भी आप 2, 1 जैसे देखेंगे वैसे आपको विकल्प ए दिखाई देगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 17 का विकल्प ए यहां पर सही हो गया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18, आपसे पूछा जा रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब जरा देखिए, इसमें सबसे पहला क्या पूछा गया है? इसमें सबसे पहला है कि रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है, और यहां पर वो एक स्टोरी कितना मदद करेगी। यहां पर एक शब्द का जिक्र हुआ, सेडिशन कमेटी। मैंने आपसे कहा था कि जो रॉलेट एक्ट आया, इसके पहले क्रांतिकारी एक्टिविटीज को दबाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी। किसकी अध्यक्षता में? मैंने बताया था सिडनी रॉलेट की। वही कहा जा रहा है सेडिशन कमेटी। क्लियर है? और आपको ये स्पष्ट है कि सिडनी रॉलेट कमेटी यानी सेडिशन कमेटी के ही रिकमेंडेशन पर इस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के नाम से आगे बढ़ाया गया, जिसका इंग्लिश टर्म में आपने पढ़ा था द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। उसी को रॉलेट अधिनियम कहा गया। तो ये बात पूरी स्पष्ट हो गई ना। ये तो पहला स्टेटमेंट आपका यहां पर सही है। क्लियर? अगला देखिए, तो यहां पर पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का। अब अगले स्टेटमेंट को देखिए, पूछा जा रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। अब देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। देखिए, गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह में 3 राजनीतिक मंच का उपयोग किया था। अगर आपने तीनों राजनीतिक मंच का नाम याद रख लिया तो इस तरह के प्रश्न को बनने दीजिए। एक था होम रूल लीग, ये तो बात सत्य है, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा था खिलाफत और तीसरा था सत्याग्रह सभा। पहला होम रूल लीग, दूसरा खिलाफत और तीसरा था सत्याग्रह सभा। ये 3 ऐसे राजनीतिक मंच थे जिनका उपयोग गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह में किया था। क्लियर? तो यहां पर आपका दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए। अब देखिए, यहां पर जो तीसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अब ये कैसे गलत हो रहा है? क्योंकि जो साइमन आयोग था वो 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों में विरोध हुआ था, और साइमन वापस जाओ के नारे भी इसमें लगे थे। क्लियर? तो यहां पर साइमन आयोग के आगमन के विरुद्ध प्रदर्शन रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के साथ हुआ था, यह कथन यहां पर सही नहीं है। तो यहां पर आपका जो प्रश्न संख्या 18 है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। किसके संदर्भ में? रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या नाम दिया था। यानी आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसी इनमें से कौन सी घटना है जिसको मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या कहा था। तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा विकल्प बी, जालियांवाला बाग नरसंहार, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसको मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या नाम से प्रदर्शित किया, विशेषीकृत किया। अब यहां पर देखिए, एक और स्टेटमेंट था जिसको आपको ध्यान रखना होगा, वो था CF एंड्रयूज का। CF एंड्रयूज के बारे में पूर्व में क्लास में बताया जा चुका है। ये जो CF एंड्रयूज थे, ये गांधी जी के काफी करीबी थे, और इनको आप दीन बंधु CF एंड्रयूज के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कहा कि ये एक जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। क्लियर है? तो अगर पूछा जाए कि जानबूझकर की गई क्रूर हत्या स्टेटमेंट किसका है, तो आपका जवाब होगा दीन बंधु CF एंड्रयूज का। किसके संदर्भ में? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में। क्लियर है? अगला देखिए, इस प्रकार यहां पर यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अगला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन क्या है, किस पृष्ठभूमि में खिलाफत आंदोलन किया गया, इस बात को भी थोड़ा समझना आवश्यक है। खिलाफत आंदोलन को समझने के लिए जरा वैश्विक परिदृश्य में आपको चलना होगा। थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, उसके बाद अभ्यास प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जो पार्टिसिपेट किया वो मित्र देशों के विरुद्ध किया। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन किया था। क्लियर? और भारत के जो मुसलमान हैं वो तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे।
यानी उसमें उनकी आस्था थी। इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को यह वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन जब यह युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। इसी बात को लेकर भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से खिलाफत हो गए और तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए इन्होंने आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध यह खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। क्लियर है? यह पूरी पृष्ठभूमि थी। क्लियर है? यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो खिलाफत आंदोलन चला यह 1919 से 1924 तक चला। यह भी बात आप क्लियर कट याद रखिएगा। ठीक है, अब इस पृष्ठभूमि के साथ हम लोग अब प्रश्न को करेंगे। अब आप समझ गए कि खिलाफत आंदोलन किस लिए प्रारंभ हुआ था, क्योंकि यहां पर भारतीय मुसलमानों में क्या था, तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध उनका विरोध था, इसलिए यह पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। यहां पर एक बात मैं और इंट्रोड्यूस करा दूं कि इस आंदोलन को प्रमुखता से समर्थन था गांधी जी का। अब गांधी जी का समर्थन क्यों था? देखिए, गांधी जी जालियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद जो कमेटी बनी, जिस कमेटी को आप हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसमें CS सीतलवाड़, जगत नारायण, सुल्तान अहमद खां जैसे भारतीय शामिल थे, इसका जो रिकमेंडेशन था उसमें कहा गया कि तात्कालिक परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि जिसमें गोली चलाना पड़ा, लेकिन गोली चलाने का जो डायर का निर्णय था वो उस समय थोड़ा संभल कर लेना चाहिए। यानी जो हंटर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसमें किसी तरह से इसको गलत नहीं ठहराया, बस थोड़ी सी भूल चूक बता दी। क्लियर है? तो इसको लेकर गांधी जी काफी नाराज थे। उन्होंने कहा कि इस बात का विरोध होना चाहिए ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो। तो इसलिए उन्होंने अपने मन में और कांग्रेस में इस तरह का विचार किया, एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। और उनके इस असहयोग आंदोलन शुरू करने की टाइमिंग इतनी मैच कर रही थी कि उसी समय भारतीय मुसलमानों का अंग्रेज के विरुद्ध एक खिलाफ में एक माहौल भी बना था। गांधी जी ने यह सोचा कि इस माहौल का यूटिलाइज करके यदि मुस्लिम समुदाय को हम असहयोग आंदोलन से जोड़ लेते हैं तो यह आंदोलन हमारा काफी सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लियर? ये एक बैकग्राउंड था, इसको भी जरा देखिएगा। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक दूसरे से लिंक है। क्लियर? अब आप समझ रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन, गांधी जी का सपोर्ट और कैसे मुस्लिम सहयोग असहयोग आंदोलन में मिलेगा। क्लियर? पहला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो अली बंधुओं को जाता है। अब वो अली बंधु में नाम क्या था? तो एक बंधु का नाम था शौकत अली और दूसरे भाई का नाम था मोहम्मद अली। तो याद रखेंगे, शौकत अली और मोहम्मद अली, इन अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। क्लियर है? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो 1919 में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ ये दिल्ली में हुआ और इसकी अध्यक्षता सौंपी गई महात्मा गांधी को। क्लियर? और मैंने तो पूर्व में ही आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि गांधी जी ने किस प्रकार से इसमें अपना देखा था दृष्टिकोण। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का ए विकल्प सही हो जाएगा कि जो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। क्लियर? अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये जो सम्मेलन हुआ था जिसमें आप कह रहे हैं कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, इसमें एक कमेटी बनी थी, वो थी खिलाफत कमेटी। अब ये देखिए, खिलाफत कमेटी जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी थी, प्रारंभ में इसमें और कौन कौन से लोग थे? तो पहले तो आपने देख लिया कि अली बंधु थे। क्लियर? यानी शौकत अली और मोहम्मद अली थे। इसके अलावा अबुल कलाम आजाद थे, अजमल खां थे, हसरत मोहानी थे। ये सभी लोग भी इस खिलाफत समिति में थे। अली बंधु के अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खां और हसरत मोहानी, ये नाम याद रखिएगा। और 19 में जो नेतृत्व दिया गया महात्मा गांधी को। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था, जरा विकल्प बी को देखिए, लिखा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। और वो जो अपना आंदोलन था उसका नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। ठीक है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी को त्यागा था? देखिए, मेरा यह पूरा प्रयास होता है कि आपको रटने से बचाया जाए, यानी ऐसी चीजों को बताया जाए कि ताकि आप व्यवहारिक तौर पर समझ सके। लेकिन जो फैक्ट है, जो डेट है, जो नाम है, वो तो आपको ध्यान में रखना होगा, सीधे सीधे उसको आपको याद रखना होगा। क्लियर? तो बात हो रही थी कि खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने हाजिक उल मुल्क की पदवी को वापस किया था? देखिए, पदवी कई लोगों ने कई जगह वापस किया, लेकिन जब भी आप ये याद रखेंगे तो ये जरूर याद रखेंगे कि किस बात के विरोध में ये पदवी वापस हुई। ठीक है? ये बात आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इसी बात को लेकर परीक्षा में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहां पर बात हो रही है कि खिलाफत आंदोलन के खिलाफ हाकिम उल मुल्क की पदवी किसने त्यागी? तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा हकीम अजमल खान। क्लियर?
किसने? हकीम अजमल खान ने। और हकीम अजमल खान इस खिलाफत समिति में भी थे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो हकीम अजमल खान थे, इनको ये ब्रिटिश सरकार ने पदवी कब दी थी? 1908 में दी थी। क्या नाम था पदवी का? हाजिक उल मुल्क। किसको? हकीम अजमल खान। बहुत अच्छा प्रश्न। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन नहीं करने वाले नेता थे उसमें कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे, खिलाफत आंदोलन में जो सहयोग नहीं करने वाले नेता थे उसमें थे मदन मोहन मालवीय। और इन्होंने इस आंदोलन में जो कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन किया उसका इन्होंने विरोध भी किया था। क्लियर है? ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। एक बात और ये प्रश्न बनता है, चूंकि कांग्रेस की बात आ गई, तो याद रखिएगा सितंबर 1920 में जो कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें जालियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन चर्चा मुख्य मुद्दा था। क्लियर है? यानी जो सितंबर 1920 में जालियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन ये प्रमुख मुद्दा था, और इसी के साथ साथ गांधी जी ने इसमें असहयोग के लिए भी अपने प्रस्ताव को रखा था। क्लियर? ये भी बात पूरी आप ध्यान रखेंगे सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन के बारे में। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया वो किस शहर में हुई थी? तो याद रखिएगा 1920 की जो खिलाफत कमेटी की सभा है जिसमें यह कहा गया कि आप असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालें, वो कहां पर हुई थी? तो वो हुई थी इलाहाबाद में। ठीक है? ये कहां हुई थी? इलाहाबाद में। तो यहां पर आपने दो बातें देखी, एक तो दिल्ली में नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की, और जो 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा इलाहाबाद में आयोजित की गई उसमें असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी थी किसने? खिलाफत कमेटी ने। और जून 1920 में कमेटी ने इलाहाबाद के अपने अधिवेशन में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। किसने? खिलाफत कमेटी ने, 1920 के इलाहाबाद अधिवेशन में। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। तो याद रखिएगा यहां पर जो सही जवाब होगा वो विकल्प ए, खिलाफत आंदोलन। अब जरा इसको समझिए कि ये मोपला आंदोलन क्या था और कैसे इसको खिलाफत आंदोलन से लिंक किया जा रहा है। देखिए, जो केरल में एक जिला था मालाबार, वहां पर मोपला काश्तकारों का एक आंदोलन था, और किस बात को लेकर था? तो लगान और बेदखली के आरोप में ये केरल के मालाबार के मोपला काश्तकार ये आंदोलन चला रहे थे, और वही खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें यहां पर जमा रहा था। ऐसी स्थिति बन गई थी वहां पर कि ऐसा लगता था कि खिलाफत आंदोलन और काश्तकारों की बैठक कोई अलग नहीं हो रही है, वो लगभग एक जैसी हो रही है। इसीलिए यह प्रश्न बन रहा है यहां पर कि 1921 का जो मोपला आंदोलन है वो शाखा थी किसकी? खिलाफत आंदोलन की। ठीक है? तो यानी वहां पर केरल में लगभग दोनों आयोजन डिस्कशन ये एक साथ चल रहा था, इसीलिए कहा गया कि 1921 का जो मोपला आंदोलन है वो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। तो इसलिए प्रश्न संख्या 7 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? और मोपला आंदोलन की ईयर भी पूछी जाती है 1921, याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, पूछा जा रहा है कि मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन था। तो देखिए मौलिक रूप से अगर आप देखेंगे तो यह खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। क्लियर? और ब्रिटेन में प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक तुर्की खलीफा के पद समाप्त किए जाने के विरोध में इस आंदोलन को चलाया गया था। क्लियर? अब देखिए आपने ये तो देख लिया कि खिलाफत आंदोलन मौलिक तौर पर कैसा आंदोलन था, ये एक धार्मिक आंदोलन था। लेकिन बाद में आप ये देख रहे हैं कि इस खिलाफत आंदोलन ने गांधी जी से ये रिक्वेस्ट भी किया कि वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाए, और उसने जून 1920 के अपने इलाहाबाद के अधिवेशन में, यानी जो इलाहाबाद में उसकी खिलाफत कमेटी की बैठक हुई, उसमें उन्होंने गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार भी सौंपा। यानी ये एक शुरुआत में धार्मिक आंदोलन और बाद में वो एक पॉलिटिकल सिनेरियो में भी अपना प्रवेश ले रही थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का एक विकल्प। अगर आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाए कि खिलाफत आंदोलन में जो आंदोलन करनी थी उनकी मांग क्या थी, तो संक्षिप्त में आप ये बता देंगे कि मुस्लिम पवित्र स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बरकरार करना, और क्षेत्रीय जो व्यवस्था है उसके बाद खलीफा को पर्याप्त क्षेत्र दिए जाना, इस तरह की डिमांड थी जो कि धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुई। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। तो देखिए इस तरह का जो सजेशन था या जो इस तरह का अलार्म दिया था वो किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी से कहा कि वो खिलाफत आंदोलन को देश में स्वतंत्रता के आंदोलन से न जोड़ें। यानी गांधी जी को उन्होंने राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का आपका डी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर? याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। तो देखिए जब हम लोग खिलाफत आंदोलन के परिणाम की चर्चा करेंगे
तो इसमें खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा जाता है, ठीक है, यानी एक ऐसा आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे थे, तो इसलिए इसे इस परिणाम को हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पर जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि देखिए गांधी जी का इसमें इन्वॉल्वेशन था, यानी वो सपोर्ट कर रहे थे खिलाफत आंदोलन को, और खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था किसने? अली बंधुओं ने, यानी शौकत अली और मोहम्मद अली। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम, और गांधी जी के सहयोगी कौन थे? जैसे मान लीजिए कि जिन्ना ने तो मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को कहा कि भाई आप इसमें इन्वॉल्व मत होइए, लेकिन गांधी जी का सहयोग करने वाले भी मुसलमान थे, जिसमें अबुल कलाम आजाद थे, हकीम अजमल खां थे, हसरत मोहानी भी थे, क्लियर, तो ये सभी नाम भी थे। तो इसलिए आप प्रश्न संख्या 10 का ए विकल्प सही कर लेंगे कि हिंदू मुस्लिम मतभेद में इसमें कमी आई थी, क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, तो याद रखिएगा उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद, क्लियर। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 11 का डी विकल्प सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बिल्कुल स्पष्ट कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर अपना भाषण दिया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 का डी विकल्प सही हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिंसन ने इस कथन का संबंध है? अब देखिए जो पिछला प्रश्न था जिसमें यह बात आई थी कि खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था, अब उस परिणाम को आपने ये कहा कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का था, यानी इसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो दरारें थी उसमें कमी आई, और उस कमी को कौन प्रमाणित कर रहा है? एचिंसन। और एचिंसन ये कहता है कि इस मिसाल में हम मुसलमान और हिंदुओं को भिड़ा नहीं पाए, ठीक है, किस मिसाल में? खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922, क्लियर है? आप देख रहे हैं बिल्कुल, अब तो इसको याद ही करना है, बस ये नाम ध्यान रखना है कि ये एचिंसन ने कहा था, क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन में मुख्य उद्देश्य क्या था। अब देखिए जितनी बात आपने अभी सुनी और पढ़ी समझी है उसी के आधार पर आप इसका निष्कर्ष निकालिए। देखिए बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। पहला स्टेटमेंट करा है कि भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, तो ये तो बात सही है। अगर ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न होगी तभी तो वो आगे भारत की क्रांतिकारी एक्टिविटीज में, भारत को स्वतंत्र कराने में इसमें सहयोग करेंगे। ब्रिटिशर्स का वो सहयोग नहीं करेंगे। और उस समय एक तात्कालिक कारण भी आ गया था कि जो भारतीय मुसलमान थे वो तुर्की के सुल्तान को इस्लामिक साम्राज्य का खलीफा मानते थे, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो तुर्की के खिलाफ जो खलीफा का पद समाप्त किया गया उसके वो खिलाफ भी थे ब्रिटिशर्स के, तो इसलिए उनके मन में एक ब्रिटिश विरोधी भावना थी, बस उसको थोड़ा और बल दिया गया। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि मुस्लिम समाज का सुधार। देखिए खिलाफत आंदोलन के बारे में इतनी अब तक जो चर्चा हुई है उसमें कहीं इस बात पर चर्चा नहीं हुई कि मुस्लिम समाज में क्या क्या और उनके सुधार के लिए बात हो, तो इसलिए ये खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो इसमें सुधार की कोई बात नहीं थी। तीसरा करा कि पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत आंदोलन, खिलाफत का रक्षण, तो यहां पर पृथक निर्वाचक मंडल जैसी मांग भी नहीं थी, तो तीसरा भी आप क्रॉस कर दीजिए। चौथा करा कि ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, ये इसमें इनबिल्ट था, तो इसलिए आप यहां पर चौथा सही कर लेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं पहला और चौथा स्टेटमेंट खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में यहां पर सही दिया है। तो आप देखिए प्रश्न संख्या 13 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, पहला और चौथा स्टेटमेंट यहां पर सही है, क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्यतः कारण क्या था? तो यहां पर पहला लिखा है कि खलीफा का पुनः स्थापना के लिए, तो ये बात सही है कि मुसलमानों की ये जो डिमांड थी उसमें कांग्रेस ने मुस्लिमों का समर्थन किया कि वहां पर खलीफा की पुनः स्थापना की जाए, तो यहां पर पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरा करा कि खलीफा को हटाने के लिए, ऐसा नहीं था, तो ये दूसरा क्रॉस कर दीजिए। तीसरा करा कि मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, तो देखिए मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करना तो यहां पर कारण था क्योंकि गांधी जी को आगे असहयोग आंदोलन चलाना था, तो ये तो बात सही है। अगला चौथा करा कि कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, नहीं इस तरह की कोई बात नहीं थी, तो यहां पर आपका ये क्रॉस हो जाएगा। तो यहां पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 का ए विकल्प सही हो जाएगा, क्लियर है। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन को लेकर मैंने जब खिलाफत आंदोलन आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था तो उसमें वहां मैंने जिक्र किया था, मैंने आपसे ये कहा था कि जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू करने का जो उनके मन में प्रस्ताव था उसके पीछे एक जिक्र था कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों की दमनकारी नीति थी और उसके बाद जो उस पर कमेटी बनी हंटर कमीशन, उसका जो रिकमेंडेशन था वो भी काफी चिंताजनक था, जिसमें डायर की हल्की सी भूल बताई गई कि निर्णय लेने में वहां पर, लेकिन वहां पर जो मार्शल लॉ लगा उसको इन्होंने सही बताया। तो इन सभी बातों को लेकर गांधी जी के मन में यह बात थी कि राष्ट्रीय सम्मान की पुष्टि के लिए और भविष्य में अंग्रेज इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न करें, इसलिए एक आंदोलन चलाना जरूरी है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह असहयोग आंदोलन चला और आप सभी पढ़ चुके हैं अभी कि इस असहयोग आंदोलन को खिलाफत कमेटी के द्वारा सहयोग भी दिया गया था। आपने देखा था कि जो खिलाफत कमेटी जिसका अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था जून 1920 में,
उसमें खिलाफत कमेटी ने गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार भी सौंपा था। क्लियर है? इन पूरे परिप्रेक्ष्य में अब आप इस अभ्यास प्रश्न को करेंगे। यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो याद रखिएगा 1920 में जो नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी, उसमें जो प्रस्ताव प्रस्तावित किया था असहयोग आंदोलन का, वो किसने किया था? तो वो सीआर दास ने किया था। क्लियर है? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव जो प्रस्तावित करने वाले नेता थे वो थे सीआर दास। अब जरा एक इंटरेस्टिंग घटना देखिए, ये जो सीआर दास जिन्होंने 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, यही सीआर दास थे जिन्होंने सितंबर 1920 में जब जो अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया था, विशेष अधिवेशन, जिस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने, उस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया था सीआर दास ने। क्लियर है? तो यहां पर जरा 1920 के दोनों अधिवेशन को एक श्रृंखला से आप देखिए कि जो 1920 में सितंबर में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ, उसमें सीआर दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध किया, और उस 1920 के सितंबर 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय। और उसके बाद जो 1920 में नागपुर में कांग्रेस का एक रेगुलर अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सी राघवाचारी ने, और इसमें जो असहयोग प्रस्ताव प्रस्तावित किया था वो सीआर दास ने किया था। ये दोनों बातें ध्यान में आप रखिएगा। क्लियर है? और हमने आपको ये बता ही दिया कि इसमें अध्यक्षता किसने की थी? सी राघवाचारी ने, और इसी नागपुर अधिवेशन 1920 में इस असहयोग प्रस्ताव का अनुमोदन भी हो गया था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो स्पष्ट याद रखिएगा, जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वो कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। तो इस आधार पर प्रश्न संख्या 2 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 को जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उसी दिन तिलक साहब की मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? ये भी बात आप ध्यान में अपने रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, प्रथम जन आंदोलन। तो प्रथम जन आंदोलन कौन था? यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। यानी जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, ये इनका प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प सही हो जाएगा। और ये जो असहयोग आंदोलन था ये 1920 यानी 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ और कब तक चला? 1922 तक। क्लियर है? आगे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे कि किन परिस्थितियों में गांधी जी को यह असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि एक वर्ष में स्वराज का जो नारा है गांधी जी का, ये किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो सबसे पहले तो यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि एक वर्ष में जो स्वराज का नारा है वो गांधी जी ने दिया, और किस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया? तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम चलाया, इसमें क्या क्या उन्होंने कार्यक्रम रखे थे? तो इसमें अहिंसा का संदेश का प्रसारित करना, इसको ब्रिटिश उपाधियों और वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी का प्रचार करना, ये प्रमुख कार्यक्रम थे असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के। और उन्होंने नारा क्या दिया? एक वर्ष में स्वराज। क्लियर? ये सभी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सही नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला करा कि इस असहयोग आंदोलन की जो अवधि है वो 1920 से लेकर 1922 तक थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ और ये 12 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ था। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा करा कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का इसमें लक्ष्य था। ये अभी आपने पढ़ा, ये भी सही है। तीसरा करा कि इसमें बहिष्कार की योजना थी। तो मैंने आपसे कहा था कि जो असहयोग आंदोलन था इसमें 3 प्रकार के कार्यक्रम थे। एक तो अहिंसा का संदेश पूरे क्षेत्र में प्रसारित करना, दूसरा ब्रिटिश की उपाधियां और वस्तुओं का बहिष्कार करना, और तीसरा था स्वदेशी का प्रचार। तो यहां पर यह भी सही है। चौथा कार्य कि एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। तो ये स्टेटमेंट आपका यहां पर गलत हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें समर्थन नहीं दिया था, बल्कि इसमें विरोध किया था। क्लियर है? तो यहां पर आपका डी स्टेटमेंट गलत है और पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए यहां पर आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर ले यहां पर कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी का सहयोग किसने दिया था, तो सहयोग देने वाले लोगों में आप सी राजगोपालचारी का नाम याद रखेंगे, सरदार पटेल का नाम याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस का नाम याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखेंगे। इन लोगों ने असहयोग आंदोलन में गांधी जी का सहयोग किया था। क्लियर है? आइए आगे देखिए, प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी किसने? तो देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान जो वकालत छोड़ने वाले थे उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? तो उसमें सीआर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, विट्ठल भाई पटेल थे,
वल्लभ भाई पटेल थे। इन लोगों ने अपनी वकालत को छोड़ा था किस आंदोलन के दौरान? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान किन लोगों ने वकालत छोड़ा। अब मैंने जितने नाम की चर्चा की उसमें से कौन सा नाम यहां पर उल्लेखित है? तो आपका जवाब हो जाएगा सीआर दास। ठीक है, किसका नाम है? सीआर दास। तो यहां पर प्रश्न संख्या 6 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने वकालत छोड़ी? तो सीआर दास यानी चित्तरंजन दास। इनके अलावा मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, सरदार पटेल, इन लोगों ने अपनी वकालत छोड़ी थी। याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके? तो देखिए, मैंने उस नाम का जिक्र किया था जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तभी मैंने आपसे कहा था कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ। उसी दिन तिलक साहब की मृत्यु हो गई थी। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया था लेकिन वो इसका परिणाम नहीं देख पाए। यानी जब आंदोलन को प्रारंभ करने पर चर्चा हो रही थी तो उस समय तिलक साहब इसके समर्थन में थे, लेकिन जब इसका प्रारंभ हुआ उसी डेट को तिलक साहब की डेथ हो गई, तो इसलिए वो इसका परिणाम नहीं देख पाए। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो देखिए, 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांस्कृत्यायन ने छपरा के क्षेत्र में अपना सहयोग दिया था। ये जो असहयोग आंदोलन चला था उस दौरान छपरा में बाढ़ की स्थिति थी, तो उन बाढ़ पीड़ितों की सहायता में लगे हुए थे राहुल सांस्कृत्यायन। तो इसलिए आपका प्रश्न संख्या 8 का यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, छपरा। यदि हम राहुल सांस्कृत्यायन की बात करें कि वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो याद रखिएगा वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से संबंधित थे और असहयोग आंदोलन के दौरान वो छपरा में सक्रिय थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से चौरी चौरा कांड जो था उसकी वास्तविक तिथि क्या थी? तो देखिए, अलग अलग जगहों पर 2 डेट मिलती है, एक मिलती है 4 फरवरी, एक 5 फरवरी। लेकिन अगर आप इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर इसमें स्टेटमेंट रिलीज डेट देखेंगे तो वो 4 फरवरी है। या जो भी कार्यक्रम चौरी चौरा कांड के संदर्भ में हुआ है वो 4 फरवरी 1922 को के ही तथ्य को मानते हुए सेलिब्रेट किया गया। तो इसलिए आप प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प सही करेंगे। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922। क्लियर है? अब देखिए, ये जो चर्चा हो रही थी कि असहयोग आंदोलन तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, 22 में खत्म हुआ, इसके पीछे कारण क्या था? तो उसके पीछे कारण यही चौरी चौरा कांड था। देखिए, चौरी चौरा में पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच में एक मुठभेड़ हुई। इसमें कई क्रांतिकारियों की भी डेथ हुई और क्रांतिकारियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एक पुलिस चौकी में आग लगाई गई जिसमें 22 से 23 पुलिसकर्मियों की डेथ हुई। तो इस कारण से ये जो असहयोग आंदोलन था, चौरी चौरा कांड के कारण ये अहिंसक से लेकर हिंसक घटना में ये तब्दील हो गया। इसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन को वापस करने का निर्णय महात्मा गांधी द्वारा लिया गया और वो 12 फरवरी 1922 को। क्लियर है? ये पूरी घटना थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो याद रखिएगा, चौरी चौरा गोरखपुर जनपद में है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये जो चौरी चौरा कांड हुई 4 फरवरी 1922 को, ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले चौरी चौरा जगह पर हुई थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पूछा जा रहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया? तो अभी हमने जिक्र किया कि जो चौरी चौरा की घटना हुई जिसमें आंदोलन हिंसक रूप ले लिया, इसी से व्यथित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस करने का निर्णय लिया था। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, चौरी चौरा कांड के कारण। और यह कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहां थे? तो याद रखिएगा, जब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई तो उस समय गांधी जी बारदोली में थे। कहां थे? बारदोली में थे। तो इसलिए प्रश्न संख्या 12 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, तो बताइए कि कब समाप्त हुआ? तो हम लोगों ने अभी चर्चा की थी कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसी दिन तिलक साहब की मृत्यु हुई और 4 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये हिंसक रूप लिया। इसीलिए गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस लिया वो 1922 में लिया और वो डेट क्या थी? 12 फरवरी 1922। तो इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 13 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और देखिए, ये जो स्थगित किया गया असहयोग आंदोलन, इसको लेकर कांग्रेस में कुछ लोगों की असहमति भी थी। तो जरा उन नामों को भी आप सुन लीजिए कि किनके मन में इसको लेकर असहमति थी कि हमको असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए। तो उसमें सीआर दास शामिल थे, मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। ठीक है, इन लोगों के मन में असहमति थी असहयोग आंदोलन को स्थगित करने को लेकर। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? किस आंदोलन के दौरान लिखा? असहयोग आंदोलन के दौरान। तो याद रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट था ये था किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो यहां पर प्रश्न संख्या 14 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने
असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को लेकर महात्मा गांधी को लिखा कि ये एक निष्ठुर बर्बादी है? किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। क्लियर है? तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि 1921 से लेकर 1922 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो देखिए, अगर हम असहयोग आंदोलन के प्रतिफल की बात करें तो इसमें भी वही प्रतिफल आप देखेंगे जो आप देख रहे थे खिलाफत आंदोलन में, वो थी हिंदू मुस्लिम एकता। तो यहां पर प्रश्न संख्या 15 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी यहां पर प्रतिफल के रूप में क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। तो यहां पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और प्रतिफल है, जैसे जैसे आप ये कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के बाद पहली ऐसी घटना थी जिसमें देश की जनता को इकट्ठा किया था इसने, असहयोग आंदोलन। दूसरी बात, इसमें इस आंदोलन में जनता के मन में जो ब्रिटिश शक्ति का भय था वो भी काफी हद तक दूर हुआ इस आंदोलन के कारण। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसी के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता जो है ये भी इस आंदोलन की एक उपलब्धि है। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला करा है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये बिल्कुल सही है। फिर करा है कि 1905 में बंगाल विभाजन, आप तीनों डेट बता सकते हैं, तो ये भी सही है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये भी सही है, जिसको आप भारत शासन अधिनियम 1909 कहते हैं, जिसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई मुस्लिम लोगों के लिए, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन 1930, ये गलत है। असहयोग आंदोलन आप ध्यान रखेंगे 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ और ये खत्म हुआ कब? 12 फरवरी 1922 को। तो यहां पर प्रश्न संख्या 16 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संघ रचनात्मक परिवर्तन किया? तो याद रखिएगा 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और इसी 1920 के नागपुर अधिवेशन में रचनात्मक कार्यों का निर्णय लिया गया, और इसके लिए इसमें रचनात्मक कार्यों की एक सूची भी तैयार की गई थी। किस अधिवेशन के दौरान? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन के दौरान। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 17 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहां ली थी? तो आपको सबसे पहली बात तो इस डेट को याद रखना है, सितंबर 1920 में पूछा जा रहा है। और आप पहले भी इस बात को जान चुके, मैंने जिक्र किया था कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, और गांधी जी ने इसमें असहयोग प्रस्ताव रखा था, जिसका हालांकि उस समय सीआर दास ने विरोध किया। और बाद में आपने देखा कि दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग का प्रस्ताव सीआर दास ने रखा और वो अनुमोदित हुआ। तो यहां पर आपसे सितंबर 1920 के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो याद रखिएगा कि जो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए जो गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखा गया, और कहां पर रखा गया था? दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई उसमें। और ये निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखेंगे डॉक्टर मुंजे ने। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 19 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर मुंजे के द्वारा दिल्ली में फरवरी 1922 के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव डॉक्टर मुंजे ने रखा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, यहां पर जो घटनाएं दी गई उनका सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। आप इसको आसानी से कर लेंगे। पहला लिखा है चौरी चौरा, दूसरा लिखा है असहयोग आंदोलन का स्थगन, और तीसरा लिखा है बारदोली प्रस्ताव। देखिए, अभी आपने ये जाना था कि जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ वो चौरी चौरा कांड के कारण अहिंसक से हिंसक हुआ, यानी चौरी चौरा कांड यहां पर 4 फरवरी को हुआ था। फिर आपने देखा कि जब ये चौरी चौरा कांड हुआ था तो गांधी जी कहां पर थे? बारदोली में थे। वहीं बारदोली में ये बारदोली प्रस्ताव लाया गया जिसके तहत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। यानी आप यहां पर सबसे पहले किसको रख लेंगे? तो सबसे पहले आपका चौरी चौरा कांड, उसके बाद बारदोली प्रस्ताव, और उसके बाद उस प्रस्ताव के तहत असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो यहां पर आपका जो सही कूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, और 1, 3, 2 के आधार पर यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? स्पष्ट हो गया? अगला देखिए प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब पीने से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई, और एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को लेकर प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते हैं। उस प्रदेश का नाम बताइए जहां की सरकार ने यह प्रयास किया था कि वो सूची जारी की कि देखिए ये लोग पीते हैं तो आप लोग भी शराब पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। असहयोग आंदोलन में आपको गलत बताया जा रहा है कि शराब से परहेज करना चाहिए। तो उस प्रदेश का नाम क्या था? तो उस प्रदेश का नाम था बिहार। ठीक है, तो यहां पर आपका
प्रश्न संख्या 21 में जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर है। और जो नाम बताए गए थे सूची में वो किसके किसके थे, तो वो उसमें नाम बताया गया था सिकंदर का, जूलियस सीजर का, नेपोलियन का, शेक्सपियर का। इन लोगों का नाम बताकर कहा गया कि ये लोग शराब पीते हैं, इसलिए आप लोग भी सेवन करें। अगला देखिए, और ये घटना किस राज्य की, बिहार की। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में जो कथन सत्य है उनको फाइंड आउट करिए, लेकिन आपको इसको असहयोग आंदोलन के संदर्भ में देखना है। पहला कह रहा है कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये प्रथम जन आंदोलन था। अब देखिए जन आंदोलन की बात हो रही है तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये जन आंदोलन। तो देखिए इसमें अगर हम अलग अलग सेक्टर के लोगों की भूमिका को देखें तो हम अगर सबसे पहले बात कर लें छात्रों की, तो देखिए बहुत ऐसे ज्यादा संख्या में छात्र थे जिन्होंने सरकार द्वारा स्थापित जो स्कूल और कॉलेजेस थे उसको छोड़ दिया इसी असहयोग आंदोलन के कारण। इसके अलावा इसमें जो आपका व्यापारी वर्ग था उसका भी इसमें समर्थन था। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था कि इसमें जो स्वदेशी है उसको अपनाने की बात की जा रही है, यानी स्वदेशी के प्रचार की बात है, यानी हमारा व्यापार जो है वो बढ़ेगा, तो इसलिए इन्होंने इसमें समर्थन किया। वहीं किसानों की भी बड़ी तादाद में भागीदारी इसमें सुनिश्चित हुई। फिर अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। और असहयोग आंदोलन शुरू करने के 1 वर्ष बाद गांधी जी ने एक कोष की घोषणा की थी जिसका नाम रखा गया था तिलक कोष। इस तिलक कोष में उन महिलाओं ने गहने तक उसमें दिए थे। अब ये प्रश्न उठता है कि यहां पर इसका बैकग्राउंड देख लीजिए कि तिलक कोष जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के 1 वर्ष बाद शुरू किया था, उसके पीछे यह था कि तिलक जी को एक उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के तौर पर देखा जाए और इस आंदोलन को जारी रखने के लिए इसमें 1 करोड़ रुपए जो है एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि तिलक कोष की घटना जो है इसी असहयोग आंदोलन के ही समय जारी है। तो इसमें आपने देखा कि महिलाओं का, यानी आप देख रहे हैं कि इसमें एक जन आंदोलन के तौर पर हर एक सेक्टर के लोग इसमें जुड़े थे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट आपका सही। दूसरा कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, ये बात सही, इस पर कई चर्चा हो चुकी है। तीसरा है कि जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हटा, तो देखिए मैंने अभी पिछले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको ये बताया था, तो ये सही है। अगला कह रहा है कि ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने को राजी हो गई, तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है आपका ये यहां पर सही नहीं है, तो इसलिए यहां पर ये असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सही नहीं है, इसलिए यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सही है। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया, वो उपाधि कौन थी? तो याद रखिएगा उस उपाधि को कैसरे हिंद के नाम से जानते हैं। तो यहां पर प्रश्न संख्या 23 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई कैसरे हिंद की उपाधि को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया, तो यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन घटनाओं का सही क्रम क्या होगा। अब आइए देखते हैं उस क्रम को। पहला लिख रहा है कि चौरी चौरा में पुलिस से गोलीकांड, दूसरा लिखा है कि उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, फिर लिखा हुआ है कि गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, और उसके बाद है गांधी जी की गिरफ्तारी। तो देखिए अगर आप इसमें क्रम देखेंगे तो सबसे पहले तो चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ, ये सबसे पहली घटना थी। उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया गया। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि प्रतिक्रिया के तौर पर लोगों ने पुलिस थानों को जलाया जिसमें 22 या 23 लोगों की डेथ हुई, तो ये दूसरे स्थान पर हो गया। और इसी कारण कि ये आंदोलन हिंसक हो गया, गांधी जी ने इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस लिया, तो ये तीसरी घटना थी। और गांधी जी के आंदोलन वापसी के बाद गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए उनको कारागार में भेज दिया गया, कारावास के लिए। तो यहां पर आप क्या हो जा रहा है, ये आप चौथा उसके बाद हो जाएगा, क्योंकि ये 10 मार्च 1922 को गिरफ्तारी, यानी ये चौथी घटना। तो यहां पर जो सही क्रम है वो क्या, 1 2 3 4। तो यहां पर 1 2 3 4 के आधार पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 24 में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, आपसे पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा ये जो असहयोग आंदोलन था इस दौरान जो बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था वो किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने। किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 25 का ए विकल्प से हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है कि 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। तो देखिए 1922 के बाद असहयोग आंदोलन जब स्थगन किया गया तो उस समय देश में राजनीतिक गतिविधियों का बहुत अभाव हो चुका था। क्लियर है, लोगों का मोरल इस समय डाउन था, वो काफी असंतुष्ट थे और उसमें काफी प्रमुख नेता भी ऐसे थे जिन्होंने गांधी जी के इस निर्णय से अपनी असंतुष्टि दर्शाई थी। और अगर हम उसमें बात कर लें कि भारतीय राजनीति में ये जो 1923 से 1928 का कार्यकाल है इसमें क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था, तो वो ये था कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि प्रश्न संख्या 26 का
सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ठीक है, अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी? तो देखिए यहां पर पहला नाम लिखा हुआ है काशी विद्यापीठ का। अगर हम काशी विद्यापीठ की बात करें तो इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जो कि वाराणसी में है। इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। क्लियर है? अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर गुजरात विद्यापीठ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। तीसरे नंबर पर जामिया मिलिया लिखा है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो था वो अलीगढ़ में स्थापित हुआ था 1920 में, जो कि बाद में दिल्ली ले आया गया। और जो चौथे नंबर पे है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक है, मालवीय जी के द्वारा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि केवल पहला, दूसरा और तीसरी ऐसी संस्था है जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित हुई थी। इसलिए आपका प्रश्न संख्या 27 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय शामिल नहीं होगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 28, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला लिख रहा है कि 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। तो देखिए यही गलत हो गया। यहां पर जो लाहौर अधिवेशन है कांग्रेस का, ये 1929 में हुआ था। कब हुआ था? याद रखेंगे, 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। बी में लिखा है 1931 में राजगुरु को फांसी। तो आप सभी जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इसलिए यहां पर दूसरा जो है ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 28 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अब अगर हम अगली डेट को भी देख लें, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, तो आप जानते हैं कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ और 12 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह की बात करें तो देखिए यहां पर रॉलेट सत्याग्रह पूछ रहा है। गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया गया सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह कहलाया। और वो कब प्रारंभ हुआ था? मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया और उसी के विरोध में अप्रैल 1919 में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह चलाया। तो इसीलिए ये भी सुमेलित यहां पर नहीं है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 28 का। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 29, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो यह बात सत्य है कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ महात्मा गांधी के द्वारा। और किस प्रस्ताव के द्वारा? बारदोली प्रस्ताव। कारण में कहा जा रहा है कि इसके स्थगन का कारण सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इसका विरोध किया गया। तो देखिए यहां पर स्थगन का यह कारण नहीं है, लेकिन जो कारण में स्टेटमेंट दिया गया है ये सही है। ठीक है, तो यहां पर आपका कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही। क्लियर है? यह बात सही है कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी की इस स्टेप का विरोध किया था। ठीक है, यानी यहां पर ए और आर सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। इसलिए यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 का बी विकल्प सही होगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में आपसे पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन बचे थे? तो याद रखिएगा उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था, लेकिन उनकी जो परीक्षा में डेट बाकी थी वो केवल 20 दिन बाकी थी। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर असहयोग आंदोलन को भी 360 डिग्री में कवर करा लिया गया। अगला जो टॉपिक है वो है स्वराज पार्टी का गठन। अभी जो आपने देखा कि सीआर दास ने गांधी जी के इस स्टेप को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, उसके बाद इसमें कुछ और कारण इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि स्वराज पार्टी का गठन होगा। तो कल की क्लास में हम लोग यहां से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।